प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हमने इसका पहला अध्याय भारतीय संविधान इसको हमने पहले पढ़ा था। आज इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई कारण हैं जिससे एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता रहती है। पहला है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान आवश्यक है। दूसरा है, संविधान सरकार की शक्ति व सत्ता का स्रोत है। तीसरा है, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध निर्धारित करता है। और चौथा, संविधान द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों को शक्ति मिलती है। पांचवा, सरकार की शक्ति पर संविधान सीमा लगाता है, यानी उसको निरंकुश नहीं होने देता। छठा है, संविधान नागरिकों को मूल अधिकार व कर्तव्य प्रदान करता है। सातवां है, संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के लोगों में समन्वय किया जाता है। तो ये उपरोक्त कारण है जिससे कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा जो कॉलम है वो नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान यानी 2007 के संविधान का है। अब 1990 का संविधान भाग 7 कार्यपालिका, अनुच्छेद 35 में लिखा है, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी। महामहिम नरेश यानी नेपाल के राजा और मंत्रिपरिषद में कार्यकारी शक्ति होगी। जब 2007 में अंतरिम संविधान बना तो उसमें देखिए कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो इसमें दोनों की जो कार्यकारी शक्ति के उपयोग है उसमें बिल्कुल ही एक साफ अंतर दिखाई दे रहा है। जो 1990 का संविधान था उसमें कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के साथ साथ वहाँ के राजा को प्राप्त थी, और जो 2007 का अंतरिम संविधान बना तो उसमें राजा को वहाँ से नियंत्रण वहाँ से समाप्त कर दिया गया और नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ केवल मंत्रिपरिषद में निहित कर दी। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वहाँ की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए जो मंत्रिपरिषद है उसके अंतर्गत ही होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न देखिए, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश नहीं होता तो निर्वाचित प्रतिनिधि निरंकुश हो सकते थे, और निरंकुश का अर्थ है कि फिर वो भेदभाव कर सकते हैं या उनकी शक्तियां असीमित हो जाएगी, तो फिर वो अपनी शक्तियां असीमित होगी तो वो दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। तो इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश बहुत ही आवश्यक है ताकि जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में कोई विशेष दखलंदाजी नहीं हो और वो अपनी स्वतंत्रता के साथ में अपना जीवन यापन कर सके। अब चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है और इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इसका एक कारण बताना है। पहला, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उसमें से 20 पुरुष हैं। दूसरा, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और तीसरा है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। और अगला है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से है। तो जो निम्नलिखित स्थितियाँ हैं उसमें से एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में माने जाएंगे। और
अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों आवश्यक है? यदि हम लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्ग यदि अपनी मनमानी करेगा तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। इसलिए एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो जो 95% लोग जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, उन 95% लोगों को भी उन 5% लोगों के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला आप कॉलम देखिए। नीचे दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है और दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य में लिखना है कि आपकी राय में ये आयाम महत्वपूर्ण क्यों है। पहला आयाम है संघवाद। संघवाद की जो मूल अवधारणा है उसमें विभिन्न जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मिलकर अपना एक संघ बनाते हैं और मिलकर अपना संघ बनाते हैं तो वो राज्य अपनी स्वयं की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन विशेषताओं का अपनी संस्कृति का पोषण करते हुए और पूरे संघ को वो शक्ति प्रदान करता है। तो ये संघवाद की मूल अवधारणा है। फिर शक्तियों का बंटवारा। भारत के संविधान में शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 सरकार के अंग बनाए गए हैं और तीनों जो सरकार के अंग हैं वो अपनी अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करते हैं, एक दूसरे में दखलंदाजी नहीं करते हैं। तो ये शक्तियों का बंटवारा भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति में बिल्कुल छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी स्थान पर जो प्रतिनिधि है वो निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित करने का अधिकार जनता के लिए होता है। तो ये संसदीय शासन पद्धति का एक शानदार स्वरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक नक्शा दिया गया है जो कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश यानी भारत का एक ये नक्शा है और इसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश को उसमें हमें रंग भरना है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम भारत के नक्शे में हम लाल रंग भरते हैं। एक संकेत के रूप में हम इसमें रंग भरेंगे। तो आप देखिए ये भारत के नक्शे की सीमा है। तो ये जहाँ जहाँ भारत का मानचित्र है वहाँ हम इसमें लाल रंग भर देंगे। आप ठीक प्रकार से एक जो कागज़ के ऊपर नक्शा बना हुआ होता है उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें आप रंग भर सकते हैं। ये मोटा मोटा रूप उसका हो गया है और इसके बाद में देखेंगे ये पूर्वांचल का भाग है, एक संकेत के रूप में हम इसमें रंग भर रहे हैं। तो ये है भारत का हिस्सा। इसमें ऊपर जम्मू कश्मीर का भाग भी आ जाएगा। तो ये इसमें हम लाल रंग इस प्रकार से भर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम इसमें नेपाल को हरे रंग से भरिए। अब देखिए नेपाल कौन सा है इसमें। ये जो भाग है ये नेपाल है। तो ये नेपाल को हमने हरे रंग से भर दिया है। अब हम ध्यान करेंगे इसमें बांग्लादेश को पीले रंग से भरना है कि बांग्लादेश इसमें
बांग्लादेश को हम पीले रंग से भरेंगे। ये बांग्लादेश है, ये जो हिस्सा है बांग्लादेश की सीमाएं 3 ओर से भारत से घिरी हुई है। तो ये हम नक्शे में भारत, बांग्लादेश और नेपाल, इसको हमने देखा है। अब इसके पाठ में कुछ शब्दों का संकलन दिया गया है। कैसे शब्द जो इस पाठ में आए हैं और उनका क्या अर्थ होता है। पहला शब्द है मनमानापन। जब सब कुछ किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद के अनुसार चलने लगता है, उसमें कोई नियम, किसी दूसरे की पसंद नापसंद, उसका ध्यान नहीं रखा जाता। केवल व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मन पसंद के अनुसार वो कोई फैसला लेता है, काम करता है, तो उसे कहा जाता है मनमानापन। अगला शब्द है आदर्श। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, यानी उससे अच्छा नहीं हो सकता, उसे कहेंगे एक आदर्श। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था और इस आंदोलन में हजारों लाखों पुरुष, स्त्री, ये ब्रिटिश शासन से उन्होंने संघर्ष किया था, उससे लोहा लिया था और इकट्ठे हो गए थे। और यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी के रूप में इसका बड़ा शानदार समापन हुआ था। और इसी जो आज़ादी की लड़ाई थी, वो सारा का सारा मिलकर ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हम उसको देखते हैं। अगला राज व्यवस्था। इस कार्य से एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित होती है। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। संप्रभु। संप्रभु का अर्थ होता है कि हमारे ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं है, हम अपने निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार से निर्णय लेते हैं। तो स्वतंत्र जनता को ही संप्रभु इस अध्याय के अंतर्गत कहा गया है। मानव व्यापार। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। और इसमें औरतों और बच्चों की गैर कानूनी जो खरीद फरोख्त होती है उसे मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता। इसका अर्थ होता है सत्ता या अधिकारों के क्रूर और अन्यायपूर्ण प्रयोग से है। उसमें जब वह सत्ता का उपयोग करता है अपने स्वयं के लाभ से और जनता उससे परेशान होती है या जनता को नुकसान हो रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार का जो सारा व्यवहार है वो हम निरंकुशता के अंतर्गत उसको लेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो आपके सामने रखे गए हैं। और भी बहुत से इस पाठ में से अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप अच्छी प्रकार से देखते हुए इन प्रश्नों को आप मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आपको शुभकामनाएं, आपका ये कार्य अच्छे तरीके से संपन्न हो।